नमस्कार साथियों। जितने भी साथी लोग हैं जो जुड़ रहे हैं मुझसे, उन सभी को मेरा प्रणाम, और जो नहीं जुड़े हैं प्रत्यक्ष रूप से उनको भी मेरा प्रणाम। सभी को क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं, और आप सभी को जो काफी समय से चिंतित थे कई मुद्दों को लेके, उन सभी साथियों से लाइव रूबरू होने के लिए आया हूं, और उनको चिंतित नहीं होने की आवश्यकता ये विश्वास दिलाने आया हूं। सुनील भाई कैसे हो? विनोद भादु भाई कैसे हो? सुनील भाई, शंकर शर्मा भाई कैसे हो? सभी भाइयों को, महेंद्र भाई राम राम, साहिल यादव भाई राम राम, सभी साथी जो मेरे जितने भी साथी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सभी को खम्मा गणी। और इसके साथ मैं आप सभी से जुड़ा हूं अभी, और आज आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं, काफी साथी लोग चिंतित चल रहे हैं कुछ एक मुद्दों को लेके, तो उनको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई बैठा है, जब तक बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं कि 458 से 470, अभी 500 के करीब, आज क्या है थोड़ा लेट हो गया, मैं 9:30 बजे लाइव आना था, लेकिन हम लोग काम इतना ज्यादा रहता है, वर्कलोड इतना ज्यादा रहता है, आज सैटरडे होते हुए भी इतना ज्यादा काम था कि कुछ तो रणनीति बना रहे थे आंदोलन की, आगे की बहुत बड़ी रणनीति हमने तैयार कर ली है, और शायद राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और शायद सरकार भी इससे पूरी तरह से परिचित है, सीआईडी भी इससे पूरी तरह से परिचित है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इससे परिचित है, और कमिश्नर साहब से लेके डीजी साहब तक सभी चिंतित है कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। शायद ये बातें उन तक पहुंच भी चुकी हैं, और राजस्थान सरकार जो हल्के में ले रही थी कि कल को कोई बात नहीं हो जाए, उसको थोड़ा सा इन दिनों में क्या थोड़ा लाइटली हम लोगों ने भी लिया, हल्का सा। हम सोच रहे थे प्यार से सीधी अंगुली से घी निकल जाएगा, सीधी अंगुली से घी निकल जाएगा। कल का वीडियो था, उसमें बोल दिया था मैंने साफ कि दिमाग खराब हो रहा है, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाओ साथियों। और जो कुछ साथी ये कह रहे थे, पहले तो मैं सबसे पहले जो सीएचओ के साथी हैं, जो सीएचओ से जुड़े हुए साथी हैं जो काफी चिंतित हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने जब इतनी भर्ती को इतना लगभग एंड पे लेके आ गया है, तो आपका भाई कहीं भी पीछे नहीं हटेगा, और इस भर्ती को पूरा करवा के मैं दम लूंगा, और अभी पूरा करवा के दम लूंगा। बहुत जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी देने की मैंने बात कही थी, और विभाग भी इसके लिए चिंतित है, ऐसी बात नहीं है। चिंतित नहीं होता तो डीबी में नहीं जाता वो अपना रिजल्ट निकलवाने के लिए। तो साथियों, क्योंकि 9 तारीख को भी विभाग को ऐसा लग रहा है कि कल को डेट आगे नहीं बढ़ा दे कोर्ट, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो और भी पिटीशन दायर करते जा रहे हैं, कल को उनको कह दें कि भाई ठीक है इनका भी समाधान करो, फिर रिजल्ट जारी करना। तो इस प्रकार की समस्याओं से, और ग्रेवियंस पोर्टल बार बार खुलवाने की बातें आती हैं, बार बार ग्रेवियंस पोर्टल में, चाहे 2 घंटे के लिए ग्रेवियंस पोर्टल बंद हो गया, 3 घंटे के लिए हो गया, आज 3 घंटे के लिए हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं भाई लोग, और फिर अगले दिन कल हुआ 3-4 घंटे के लिए, तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और जज को वहां पे वो पेश करते हैं उन चीजों को कि भाई ये देखिए बार बार पोर्टल बंद हो रहा है, तो हम लोग ग्रेवियंस नहीं लगा पा रहे हैं। तो साथियों, जिन लोगों ने ग्रेवियंस नहीं लगाई है वो फिजिकली ग्रेवियंस जमा करा दें। हो सकता है कि रिजल्ट 9-10 तक आ जाए, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिन्होंने ग्रेवियंस नहीं लगाई लगा दो। और ज्यादा से ज्यादा जो आपको ये लग रहा है कि भाई रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट ये है कि सुनवाई के लिए डीबी में विभाग खुद गया है। ये बात सबके सामने क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि जो जिन्होंने रिट लगाई थी उनके वकीलों तक ये बात पहुंची, प्लस ये बात भी हुई कि सभी तक ये बात पहुंची, तो डीबी में ये गए हैं तभी तो पहुंची है। सरकार तो गई नहीं, सॉरी, सरकार तो इसको रोकने की कयास में लगी हुई है, लेकिन जो विभाग है वो विभाग के जो आला अधिकारी वो उसमें गए डीबी में, और वो सिर्फ इसलिए गए कि कैसे भी करके
इस भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाए। वो लोग 23 को निकालना चाह रहे थे, फिर 31 को ये सोच रहे थे कि 31 तक पोर्टल बंद करके और तुरंत प्रभाव से निकाल देंगे, फिर वापस वही दिक्कतें आ गई। मतलब कि भी ये डीबी में जाके 31 तक पोर्टल खुलवा के और लगवाना चाहते थे, सारा सिस्टम क्लियर करना चाहते थे। पर जो साथी लोग डीबी का मतलब है डबल बेंच साथियों। कई साथी लोग ये पूछ रहे हैं कि डीबी में सरकार क्यों गई डबल बेंच में, यानी कि अभी सिंगल बेंच में चल रहा था ये केस और 9 तारीख जो मिली हुई है वो सिंगल बेंच में मिली हुई है एक तरीके से, और अब डीबी में सरकार गई है उससे ऊंचे कोर्ट में। किस लिए गई है? वो इसलिए गई है कि रिजल्ट जारी करना चाहती है सरकार, ये विभाग एनएचएम विभाग है, रिजल्ट जारी करना चाहता है। और उसने यही रखा है कि जो बच्चे, चलो जिनकी पिटीशन दायर है वो तो ठीक है, वो 200-250 जो भी बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका चलो एक बार रिजल्ट रोक लिया जाए और उनकी सीटें रिजर्व रख ली जाए, पर जो बच गए कम से कम उनका रिजल्ट तो निकालने दीजिए। तो ऐसा उस डीबी में जाके और विभाग फाइल लगा रहा है, और ये सारी चीजें आप लोगों की भलाई के लिए ही हो रही हैं। कई साथी लोग हैं जो काफी चिंतित है, और चिंतित होने की वजह से मैं मानता हूं कि ऐसा मन होता है कि अभी जाके विभाग पे वहां पे आंदोलन कर दे, और आपसे ज्यादा मेरा मन होता है। तो साथियों, ज्यादातर साथी जो ये सोच रहे हैं कि 5 तारीख को, कुछ एक साथी कह रहे हैं कि 5 तारीख को, ज्यादातर के फोन आ रहे हैं कि बॉस हम 5 को आए, 5 को आए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 तारीख को हम लोग आंदोलन कर तो देंगे, लेकिन 5 या 6 या 7 इन तीनों में से एक को सुनवाई होनी है डीबी में, मैं बता दूं। क्योंकि डीबी में लगाए हुए 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, जब भी तो वो डीबी वाली बात अब तक उन वकीलों तक पहुंच गई, और जो वकील जो सामने जिन्होंने पिटीशन दायर कर रखी है वो कैविएट के लिए भी पैसे उगाए उन्होंने, थोड़े बहुत 1000-500 जो भी जिन लोगों ने, तो वो भी कैविएट लेना चाह रहे हैं कि सवाल जवाब होके इसमें रिजल्ट निकले। तो इस तरह से वो लोग भी सामने से इसमें कैविएट लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब डीबी में मजबूत बनना है मामला। पर मैं भी ये चाहता हूं तुरंत प्रभाव से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आए, सबका समाधान हो। आपके भाई ने, मैंने, यानी कि रेगुलर में संघर्ष करके बिना कोर्ट के 15/3 वाला की भी, जितना 15/3 तक जिन लोगों के इसमें डॉक्यूमेंट्स जमा हुए थे उन सबको मान्य कर दिया गया था, हम लोगों ने करवा के रख दिया था ताकि कोर्ट में मामला उलझे नहीं। ये साफ मैंने कह के और बात करके सारा काम कर लिया था हम लोगों ने। तो साथियों, आप लोग चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वो जब डायरेक्टली समाधान हो रहा है पूरे काम का, तो अपन लोग चिंतित क्यों हो, और ये क्यों लग रहा है आप लोगों की भी कोर्ट में ऐसे नेगेटिविटी हो जाएगी या कुछ और हो जाएगी। कुछ 5, 10, 15 रिटें ऐसी होंगी जिनका समाधान नहीं हुआ होगा, छोटी मोटी जो बची हुई होंगी, बाकी लगभग का समाधान तो अपन ने डायरेक्टली करवा दिया कोर्ट में। तो उसके बाद में ये मामले का ऑर्डर हुआ है कि भाई इनको, ओबीसी वालों को, और इनको जो बाद में सर्टिफिकेट जमा हुए थे, एमबीसी वाले एरिए, मूल निवास वाले एरिए, तो इनका पहले ही अपन ने समाधान कर लिया था साथियों। तो कोर्ट में तो ये बाद में ऑर्डर हुए थे कि भी इन लोगों को भी मौका दिया जाए, रियायत दिया जाए। तो साथियों, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि भ्रमित है बहुत ज्यादा अभ्यर्थी, ज्यादातर भ्रमित है। कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें काफी कुछ चीजें यूं लग रहा था कई लोगों को कि भाई साहब थोड़े से कुछ लोग डिमोरलाइज हो गए थे। डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है साथियों, ये तो डीबी में तो ये विभाग ये चाहता है कि उससे भी पहले रिजल्ट आ जाए, इसलिए डीबी में जा रहे हैं। और बाकी अगर ऐसा लगता है कल को फंसने का चांस हुआ भर्ती का, तो समाधान 9 तारीख वाले में भी होना ही है, वो केस तो चलना ही है भाई। 1 तारीख मिले नहीं मिले, जो कोशिश ये है कि 9 को निपट जाए और 10 को रिजल्ट आ जाए। जहां तक है उस ऑर्डर में ये भी लिखा है साफ कि 9 को या 10 को रिजल्ट जारी हो। तो साथियों, ये तो लगभग लिखा है कि निस्तारण करके हो, तो जहां तक है 9-10 को हो जाएगा। नहीं तो फिर उसमें अगर, जैसे कि कुछ लोगों तक एक ऑडियो पहुंची थी, जो मेरे साथ भाई गया था, तरुण वगैरह, और तो उन लोगों के सामने जो बात हुई थी वो सारी बात थी उसमें, वो हमने इसलिए किया था कि भाई आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि डीबी में सरकार खुद आप लोगों के रिजल्ट के लिए ही गई है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो उसके बाद जो बात हुई उसकी कोई बात आप लोगों तक नहीं पहुंची, ऑडियो वगैरह, तो वो बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। उसके बाद दोबारा हमारी मीटिंग हुई थी, कल वीडियो जाने के बाद भी अधिकारियों ने वापस हमें वार्ता के लिए बुलाया था, लगभग आध पौन घंटे बाद। तो उन्होंने साफ कहा है कि आप आंदोलन की करो, कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन के लिए हम मना नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग कैसे भी करके भाई इसमें हमारी मदद करो। उन्होंने यहां तक कि उसमें यह भी बोला कि आप भी पार्टी बनिए, जो लोग रिजल्ट चाहते हैं वो लोग पार्टी बनिए, वो सभी को कह भी रहे हैं ऐसा। तो यानी कि विभाग तो चाहता है कि रिजल्ट आए, लेकिन जो कुछ लोग जो नाटक कर रहे हैं या कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, वो जो कुछ गिने चुने लोग हैं
जिन्होंने रिट पिटीशन दायर करी है, एक दो लोग हैं जो ऐसे जिन्होंने गड़बड़े कर रखी है, बाकी तो लगभग पिटीशंस का सोल्वेंट भी हो गया। और मैंने कहा भी था कि सबका सोल्व होके सारा काम होगा, ताकि इस पे कोई स्टे नहीं आए और पूरा मामला क्लियर तरीके से हो, सभी साथियों के भले के को देखते हुए, और उसी रणनीति से हम लोग चले और इस मामले को पूरा क्लोज करवाने में लगभग एंड पे आ गए हैं। फिर भी चिंतित है साथी लोग, और मेरे जितने साथी लोग हैं 1200 के करीब अभी शायद जुड़े हुए हैं, 1200-1300 लोग जो अभी देख रहे हैं। तो मेरे साथी भाइयों, सभी के सभी शेयर जरूर करो आप वीडियो को, क्योंकि ये भ्रमित हो रखे हैं काफी लोग। तो जो अपन को आंदोलन करना है उसकी रणनीति भी मैं इसमें बताऊंगा और पूरा खेल में बताऊंगा अब आगे अपन लोगों को क्या करना है, क्योंकि इस भर्ती को पूरा करवाना भरत बेनीवाल के लिए नाक का सवाल है। और मेरे लिए जो चीज, मेरा यूं मान लो कि फिलहाल मेरा हर हाल में ये मैंने सोच लिया कि ये भर्ती पूरी करा के सांस लूंगा, ये और पैरामेडिकल की, फार्मेसी की, और जो मेरे मुद्दे थे एक भी मुद्दे में पीछे नहीं हटूंगा और बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं साथियों। ये सीएचओ वाला तो एक छोटा मोटा अब एंडिंग बची है, बिल्कुल वो एंडिंग अच्छी सी हो जाए तो बहुत अच्छा हो और मेरे सभी साथियों को रोजगार मिल जाए, ताकि हम अगली सीएचओ की भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके, पहले से तैयारी कर सके। क्योंकि हम लोग पहले से अगर इन लोगों को रड़का के रखेंगे और ढंग से लपेट के रखेंगे तो ये अगली बार भर्ती में इस तरह की जो गलतियां हो रही हैं, मेरे को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है कि इस भर्ती में भी कुछ कमियां रही, जो भी कमियां रही, लेकिन हम लोगों ने इसमें सीख ले ली, क्योंकि ये पहली भर्ती थी सीएचओ की साथियों। और अगली भर्ती से हम किसी भी हाल में अगली भर्ती से इनको पहले से एक एक चीज सटीक तरीके से करवा के रहेंगे। जब इनके बस का नहीं होता भर्तियां करवाना तो ये क्यों करवाते हैं, ऐसा किसी विभाग को दे देते। पर डर ये भी लगता है कि अधीनस्थ और आरपीएससी है, इनमें भी पेपर लीक हो रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं। जहां तक है कोई एग्जाम सेंटरों पे चुटपुट धांधलियों के अलावा, एग्जाम सेंटरों पे मैं नहीं कहता हो जाती होगी धांधलियां, जिन पे हो जाती हैं, शिकायतें भी आई थी मेरे पास, मैंने शिकायतें भी करी थी, लेकिन साथियों वैसा वाला फर्जीवाड़ा शायद मेरे हिसाब से इस भर्ती में नहीं हो पाया, क्योंकि 3-3 पेपर आए, बताए थे लोगों के पास, विभाग के पास भी 3 पेपर भेजे गए थे। तो तीनों इंग्लिश में तो पेपर थे, और कोई एक तो 2 घंटे पहले आया था, एक सुबह आया था और एक पहली वाली रात को आया था। वो तीनों पेपर्स विभाग तक पहुंचे, सारी चीजें सब फर्जी निकले वो बाद में, और बहुत सारी बातें हुई। कई लोगों ने कहा ओमार शीट वाला, तो ओमार शीट का भी मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि जब 5-5 जगह पे रिजल्ट होता है तो एक ओमार शीट चेंज कर सकते हो, लेकिन 5-5 जगह पे अगर स्कैन करके वो ओमार शीट पहुंचा दी हो और एनी टाइम कैमरे के सामने रहा हो पूरा रिजल्ट, तो उसमें धांधली होने का कोई संभावना नहीं होती। साफ कहा था, हमने भी विभाग को कहा था कि रिजल्ट को आप इतना तरीके से रखिए ना कि फर्जीवाड़ा हो ही नहीं सके। 5-5 जगह पे रिजल्ट रहेगा, एक सीएस के पास, एक एसीएस के पास, एक सीएमओ में ओएसडी के पास, 2 एनएचएम विभाग के पास, एक एजेंसी के पास और एक स्टूडेंट के खुद के पास हो मार्कशीट। तो इतनी जगह पे रिजल्ट जब रहता है तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है कि धांधली अगर एक ओमार शीट में कर लेगा कोई 2 में। क्या है, कई लोगों की यहाँ से अफवाहें भी आ रही थी, बोले मंत्री जी के बेटे ने गड़बड़ कर दी, उसने गड़बड़ कर दी, तो वो सबके पास से शायद मेरे हिसाब से एक जगह से हमने इंफॉर्मेशन भी दी थी कि एक बहुत प्रसिद्ध और फेमस व्यक्ति है जो पेपर वेपर उल्टे सीधे करता है, तो उस व्यक्ति पे भी खूब नजर रखी गई थी। वो बेचारा 100-125 लोगों को कहीं लेके भी गया बताया, और फिर बाद में पूरी रात बैठे रहे, उन तक लास्ट तक कुछ नहीं हो पाया पेपर वेपर का। इस तरह का काफी ऐसी बातें भी सुनने में आई थी, सब रोते ही रह गए। लेकिन साथियों शायद इन दिनों में संविदा की भर्ती होते हुए सबसे ज्यादा पॉजिटिव तरीके से शायद यही भर्ती हुई होगी। बाकी तो JN की, फर्स्ट ग्रेड की, बड़े बड़े नेताओं ने आंदोलन किए। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का भी मैं सम्मान करता हूं, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर किरोड़ी लाल बैसला जी का भी सम्मान करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं, जो लड़ेगा सबके लिए सम्मान करते हैं। लेकिन उन नेताओं ने भी सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के अलावा कुछ नहीं किया। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का भी परिणाम आप लोगों ने देख लिया होगा क्या हुआ, बाकी अदर वैकेंसीज का भी आप लोगों ने देख लिया होगा क्या हुआ। भरत बेनीवाल जिस दिन करता है वो फाइनल करता है, और जो चीज होती है आर पार की लड़ाई लड़ता हूं मैं। और मैं ये कह रहा हूं अगर सीएचओ को भरत बेनीवाल पूरी नहीं करवा पाया तो ये मैं चैलेंज करके विश्वास दिला के कह रहा हूं कि कोई माई का लाल इस राजस्थान नहीं पूरे इंडिया में मैं कह रहा हूं नहीं करवा पाएगा इसको पूरा। क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन ग्रेवियंस पोर्टल में ग्रेवियंस लगाने के लिए बच्चे आए हों, स्टूडेंट्स आए हों, अभ्यर्थी आए हों और भरत बेनीवाल एनएचएम विभाग नहीं मिला हो। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा इन दिनों में। सिर्फ एक तो इसके लिए, दूसरा
पैरामेडिकल की भर्ती के लिए, तीसरा फार्मेसी की भर्ती के लिए। मैंने जो मुद्दे लिए हैं, मैं विभाग के ऊपर कुंडली मार के बैठा हूं, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कुंडली मार के बैठा हूं फिलहाल। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि एसीएस सिद्धार्थ महाजन, सीएस निरंजन आर्य या ऐसे अच्छे अच्छे जो ऑफिसर्स हैं जो मेरी मानते हैं, और वास्तव में मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री के बाद सेकंड पावरफुल निरंजन आर्य जो आईएएस का मालिक है, वो भी हमारी हर मांग को पूरी करता है और चैम्बर के बाहर मेरे को मिलने आता है। और एसीएस साहब भी करते हैं, एनएचएम एमडी हो चाहे मुकुल शर्मा भी हो, सभी लोग इज्जत करते हैं। और सिर्फ उनको पता है कि ये नहीं छोड़ेगा अगर ये अपनी पे आ गया तो, और वो काम करते भी हैं। ये झूठा बेमतलब का फूफा अपने को आती नहीं है। एक अपन लोगों ने कहा था कि चुनाव में इन सरकारों को अपन प्रेशर बनाएंगे, इन सरकारों पे प्रेशर बनाने के लिए अपन ने पूरी ताकत झोंकी थी साथियों अभी इन्हीं दिनों में। और अपन अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गए, 3 जगह पे अभी चुनाव थे, मैं गया तीनों जगह पे, खूब सरकार के खिलाफ प्रचार किया। उसके बाद सरकार ने और तेज बढ़ाई, यहां तक कि डीबी में भी जाने के लिए तैयार हो गए। पैरामेडिकल की भी लिस्ट अपनी जारी हो गई थी, एक तो एलटी की, और सभी बातों पे सहमति बनी। फार्मेसी का भी लिखित परीक्षा का ऑर्डर बहुत जल्द जारी होने वाला है। पूरे मेडिकल विभाग का लिखित परीक्षा से भर्तियों का ऑर्डर जो मैंने बोल रखा है 10 से 20 अप्रैल के बीच तक हो जाना चाहिए, जहां तक है ऑर्डर जारी हो जाएगा कि सारी भर्तियां आगे से रिटर्न एग्जाम से होंगी। प्लस नई भर्तियों के लिए जितने पद खाली हैं, प्लस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए यानी कि 20,000 न्यूनतम सैलरी है, जैसे नर्सेज के लिए, अदर फैकल्टीज के लिए अलग अलग जो सैलरी है वो मिलनी चाहिए, वो भी। प्लस बीएससी नर्सिंग हो चाहे सीसीएच वाले हो जो डिप्लोमा कर चुके हो, उनको प्राइवेट सेक्टर में पूरे इंडिया लेवल पे कहीं भी दवा लिखने का जो अधिकार है वो एक तरीके से वो तुरंत प्रभाव से दिया जाए। जिनका बीएससी नर्सिंग हो गया उनका सीसीएच साथ में ही हो रहा है अभी, तो उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। और 80-20 का जो इश्यू है वो सॉल्व करने के लिए अब अगला तांडव मेरा, मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी ये सीएचओ निपट जाए ताकि 80-20 सॉल्व करूं। और भी बहुत सारे मुद्दे मेडिकल विभाग के, उनको सबको सॉल्व करूं, एक भी मुद्दे को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे गारंटी है साथियों। मेरे साथियों 1300 से ऊपर आप लोग अभी लाइव देख रहे हो इसको, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप लोग जुड़िए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इसको, वीडियो को, क्योंकि भाइयों आंदोलन करना पड़ेगा। ये सीएचओ तो निपट जाएगी लेकिन और इतने मुद्दे हैं उन सबको हमें निपटाना होगा साथियों। और जो साडा सीट पे हम लोग आज एक बेरोजगार नेताजी, मैं आपको बताता हूं 2013 एएनएम जीएनएम का यूज करके, और जो एलटी वाले थे एलए वाले थे, लैब असिस्टेंट वाले साथी थे, उन सब का यूज करके, जो कांग्रेस सरकार ने खुद ने उनका यूज किया, अभी फिलहाल जो गहलोत साहब ने खुद यूज किया, और उनका यूज करने के लिए एक बेरोजगार नेता पनपाया गया ताकि वो लोग भरत बेनीवाल को रोक सकें। क्योंकि मैंने पहले ही उपचुनाव में घोषणा कर दी थी कि मैं अब की बार चुनाव प्रचार करूंगा सरकार के खिलाफ, अगर सरकार ने हमारी मांगी नहीं मानी तो उसको जानबूझ के मीडिया में हाईलाइट किया गया बेरोजगार नेता को, और मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है सभी को। उस बेरोजगार नेता को जानबूझ के हाईलाइट किया सरकार ने, और आज उसने तीनों प्रत्याशियों के पर्चे वापस उठा लिए, समर्थन वापस ले लिया साथियों। आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं। और उस व्यक्ति ने अंत में वो किया ताकि ये लोग चाहते थे कि भरत बेनीवाल वहां पे सभाएं करेगा, दूसरा बेरोजगारों को वापस से आगे करके और मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए एकमात्र यही उपाय है कि किसी और बेरोजगार नेता को पनपा के हाईलाइट करके मीडिया में, और इसको कैसे भी रोका जाए। और साथियों नहीं रोक पाएंगे, ये मैं बता देता हूं, नहीं रोक पाएंगे। मैं सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार करूंगा, जब तक मेरे मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे मैं झूठे आश्वासन लेके नहीं आऊंगा। पहले भी 8 दिन तक उसको हाईलाइट रखा, फिर अब वापस चुनाव में कर दिया उन्होंने आगे उसको। पहले जब इनकी सहमति बन गई थी तो इनको चुनाव प्रचार करने की जरूरत कहां आ गई थी, जो बेरोजगार नेताजी थे कई है। और फिर जब उनमें कोई मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने जो 2013 वाले जीएनएम वाले बेचारे, उनके पास तो आखिरी है, उनको तो यही कहता है वो कि भाई तुम्हारे पास तो आखिरी चांस है, तुम इसमें करवा लोगे तो करवा लोगे, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होना। मैं बता देता हूं साथियों, उस बेरोजगार नेता ने इसलिए आंदोलन किया कि वो अभी बेरोजगार आयोग का गठन होना था, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, और बेरोजगार आयोग का गठन मतलब सारे आयोग हैं जितने भी, उनके अभी चेयरमैन बनने हैं। और थोड़े दिन बाद वो आज तो बेनकाब हो ही गया कि भी उसने प्रत्याशी वापस ले लिए, और वो साफ साफ उसने कह दिया कि हमें आश्वासन मिल गया और हम लोग अब बैठ रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे अब किसी के खिलाफ। तो साथियों, जो मेरे को रोकने की प्लानिंग थी कि ये प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार दिया, कुछ और गड़बड़ नहीं कर दे, इसलिए प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारने थे मुझे, क्योंकि भरत बेनीवाल जब कहता है वो करता है। मैंने प्रत्याशी मैदान में उतारने की पहले कही थी, और मैंने पहले एक उपचुनाव में नरसिंह के जिलाध्यक्ष भाई को भी सपोर्ट किया, उसको एक तरीके से हमने प्रत्याशी मैदान में उतारा अलवर से, और भी 2-3 जगह से उतारे, प्लस सरपंच भी हम 12-13 भी जिता के लाए, और निर्दलीय जिता के लाए, जिला परिषद सदस्य भी जिता के लाए 2-3,
पंचायत समिति सदस्य भी जिता के लाए, और आगे आने वाले फ्यूचर में मैं मेरे जितने भी साथी हैं मेडिकल के, मैं उन सबको इतना मजबूत कर दूंगा कि वो लड़ाई लड़ने के लिए हर तरीके से आगे खड़े रहेंगे। और साथियों, इस चुनाव उपचुनाव के बाद ताकत, उसके बाद और भी खतरनाक आंदोलन होंगे, रात दिन एक कर देंगे, हम तांडव मचाएंगे। और इस तांडव का मैं बता देता हूं, तारीख मैंने 10 से 11 के बीच में बोली थी, और वो तारीख फिक्स है साथियों। 9 या 10, 9 को अगर मान लो, वैसे तो 1-2 दिन में भाई जो भी निर्णय आता है, मैं खुशखबरी इसीलिए देना चाहता था उस टाइम की भी, डीबी में चली जाएगी सरकार डबल बेंच में जाके और रिजल्ट निकलवाने के लिए, तो क्या पता 2-3 दिन में निकलवा दे, यानी इसलिए मैंने सोमवार मंगलवार बुधवार तक बोला था आपको कि भाई तब तक क्या पता सुनवाई की डेट मिल जाएगी। लेकिन वो सुनवाई की डेट नहीं मिली थी, अब सुनवाई की डेट 1-2 दिन में मिलने वाली है, तो उसमें खुशखबरी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। और साथियों, मिल जाती है तो अच्छी है, सभी का समाधान होके मिले, भगवान यही करे कि सभी का समाधान हो जाए, और ताकि किसी को कोर्ट भी नहीं जाना पड़े और किसी को परेशान भी नहीं होना पड़े। उसके बाद सेकंड बात 9 या 10 को मिलेगी, तो वो भी लगभग इन्होंने रिजल्ट का बोल रखा है, क्योंकि बस डर यही लगता है, ये डीबी में इसलिए जा रहे हैं कि वापस ग्रेवियंस पोर्टल के लिए नहीं बोल दें, कुछ और चीज के लिए नहीं बोल दे कोर्ट, तो इस प्रकार से भी डर लगता है, इसलिए भी कह रहे हैं वो लोग विभाग वाले। आज हमारी बात हुई है तो उन्होंने यूं कहा कि हम लोग इसलिए डीबी में जा रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, फिर कोई गड़बड़ होती है तो 10 तारीख मैंने बोल दिया लास्ट इनको कि 10 तारीख को रात तक को 9 को आप लोग को रिजल्ट के बोलते हैं, सर्वर डाउन हो जाए, कुछ और हो जाए, 10 तारीख बोल लो आप, तो 11 को या 12 को हम यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, हर हाल में महापड़ाव पे बैठेंगे। कोई माइका लाल रोक के दिखा दे, जिसको मुकदमा दर्ज करना है भरत बेनीवाल पे कर ले एडवांस में, फिर भी भरत बेनीवाल बैठेगा। जेल में बिठाओगे तो भरत बेनीवाल बैठेगा, जेल में भी अनशन पे बैठेगा, और चाहे कहीं भी बिठा देना, भरत बेनीवाल नहीं रुकने वाला तुमसे। 14 को तुम्हारा चुनाव भी है, हो सकता है वहां आचार संहिता लगी हुई है, वहीं जाके बैठ जाऊंगी, कोई बड़ी बात मत मानना तुम। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं गहलोत साहब, पहले तो उस पोपा बाई की ऐसी तैसी करी थी मैंने, उस वसुंधरा राजे की ऐसी तैसी करी थी कि मोदी की सभा में मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, हम लोगों ने ऐसी तैसी करके छोड़ दी थी, और काले झंडे वाला कांड हुआ था। उसके बाद उस पर 3 जगह पे 4 जगह पे जगह पे क्या क्या हुआ था, झुंझुनू के अंदर क्या हुआ था, फतेहपुर में क्या हुआ था, जयपुर में क्या क्या हुआ था, सब उससे पता कर लेना पोपाबाई से कि भरत बेनीवाल क्या चीज है। और अब अगला नंबर गहलोत साहब आपका है। मैं ये जो बहन भाई है ना, ये गहलोत साहब और वसुंधरा जी, ये जो बहन भाई का जो खेल चल रहा है, या बहन भाई क्या जो भी तुम्हारा जो खेल चल रहा है, और इस राजस्थान की जनता को लूटने का जो खेल चल रहा है, इसकी वो हालत कर दूंगा अभी जो तुम लोग जिंदगी में याद रखोगे, तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तुम्हारी ये हालत हो जाएगी कि इस भरत बेनीवाल का कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा, नहीं तो और मेरा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरा तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं मेरे भाइयों के लिए लड़ रहा हूं, मेरी यूथ के लिए लड़ रहा हूं, और मैं इस पूरे देश को बदल के छोड़ूंगा। ये मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है, और भगत सिंह के रूप में हम लोग आए हैं, और वास्तव में इस देश को बदल के जाएंगे। लोग कहते हैं कैसे बदलेगा ये देश, बहुत बड़ा वो है, तो वो तो सब, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कीप योर आइज ओनली ऑन योर गोल एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग इफ यू हैव पॉसिबिलिटी। एंड सबसे मेन बात, आपके अंदर एबिलिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाइयों। हम इन सरकारों से लड़ेंगे। दूसरी बात आपको बता दूं, जो पैरामेडिकल वाले साथी हैं उनके लिए आज हरिप्रसाद शर्मा जी से हमारी मीटिंग होनी थी, लेकिन आज हरिप्रसाद शर्मा जी नहीं मिले। आज वो चले गए थे, सुबह 10:30 बजे के करीब निकल गए थे, और हम लोगों से उनका मिलना नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था कि मैं मिल लूंगा, कल मिल लूंगा या परसों मिल लूंगा, 1-2 दिन में वो हमसे मिल लेंगे, और हम लोग झूठे पंच नहीं रचेंगे। आज सीएम से मुलाकात करके आ गए, बोले अब थोड़ी देर में वीडियो लाइव करके ये कह दें कि भाई हमें तो सिर्फ सरकार पे दबाव बनाने के लिए प्रत्याशी उतारे थे, ये करे थे, वो करे थे। उतारूंगा जिस दिन प्रत्याशी उतारूंगा, और वो लड़ेंगे भी चुनाव, लेकिन अगर हमें आश्वासन मिलेगा तो लिखित में मिलेगा, पूरा का पूरा ये नहीं है कि झूठी घोषणाएं हो, तब ही हम हटेंगे हर चीज से। जो 2013 वाले साथियों का अब तक भला नहीं करवा पाया 7-7 साल से, 8-8 साल से, वो व्यक्ति औरों का क्या भला करवाएगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जितनी भर्तियां लेके बैठा है 2013, 2018, वो 2013 वाली भर्ती, जो साथी यूं कहते हैं ना 2013 वाले कि वो भर्ती पूरी कराओ, तो वो भर्ती की विज्ञप्ति 7 दिसंबर 2012 को जारी हुई थी। वो 2013 की भर्ती थी, पहली विज्ञप्ति जारी हुई थी उसकी, और वो जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके अंदर सिर्फ 7,459 पदों पे जारी हुई थी। मेरा आंदोलन हुआ, मैंने कहा था फ्रेशर्स को मौका नहीं मिल रहा है इसमें, जब मैं ताजा पास आउट होके आया था,
और मैंने इतना बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद वो भर्तियों की संख्या डबल हुई थी साथियों, 15,773 हुई थी कि अब बेरोजगारों का भी नंबर आ जाएगा, जो नए फ्रेशर्स हैं उनका भी नंबर आ जाएगा, और जो पुराने वाले संविदा कर्मी वो भी परमानेंट हो जाएंगे। तो लेकिन मेरी मांग तब से यही थी कि लिखित परीक्षा से भर्ती होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त हम इतने मजबूत नहीं थे। तो साथियों उस वक्त मैंने दूसरा आरयूएचएस के लिए भी 2 कमरों में, जब यूनिवर्सिटी चला करती थी तब भी मैंने आंदोलन किया था, और इस आरयूएचएस को हमने उस वक्त उस 2008-9 में ही 2 कमरों में जब चला करती थी, तो इसकी आरयूएचएस की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवाई हमने साथियों। इतनी मेहनत की थी उसी वक्त, हम जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था तब से ही मैंने आंदोलन किए थे बहुत बड़े बड़े, सेकेंड ईयर में ही। और जो फीस 5-5 गुना लगती थी तुम्हारी, जो फीस 1 साल में ईयर बैक जिसको लग गई उसकी फीस दोबारा से पूरी जमा होती थी, वो नियम मैंने हटवाया शुरुआत में, उससे मैं हाईलाइट हुआ और मजबूती से मैंने लड़ाई लड़ी। तो साथियों बहुत कुछ कर चुके हैं, इतिहास सब कुछ गवाह है और अब आगे भी करेंगे। सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो पैरामेडिकल वाले साथी हैं वो कान खोल के सुन ले, उनकी एलटी और आरटी की जो भर्ती है वो पूरी निपटेगी। जब एक लिस्ट आई है तो ये चुनाव में मैंने कह दिया था 2-3 दिन में अभी खुशखबरी 26-27 तक मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। तो साथियों आप लोग भी एकजुट हो जाओ, सीएचओ वाले भी एकजुट हो जाओ और फार्मेसी वाले भी एकजुट हो जाओ। बहुत बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। हम किसी वेटिंग वालों को या यूं नहीं कि पुराने वंचित बेचारे संविदा कर्मी उनका यूज करके और वहां बिठा दूं 22 गोदाम पे 7-8 दिन तक तुम लोगों की साथ सिर्फ अपना डेकोरम सेट करता रहूं। तो साथियों मेरे को डेकोरम सेट नहीं करना है। मैं कह रहा हूं सीएचओ के जितने भी साथी हैं उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 10 या 11 को अपन प्रोग्राम करेंगे, जोरदार वाला 11 को, और जो 5 को जो साथी करना चाहते हैं, मेरे छोटे भाइयों से उनसे विनती है मेरी कि 5 को अपन लोग करते हैं। तो छोटे भाइयों थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है कि हम चाहते हैं कि विभाग क्या पता कुछ अच्छा करने जा रहा हो और अपन से कुछ गलती हो जाए जिसकी वजह से कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि न्यायालय से ऊपर ना तो मैं हूं, ना सरकार है, ना कोई और है, सबसे ऊपर है न्यायालय। न्यायालय ने 9 तारीख की तो वैसे डेट दे रखी है अपन को, और उससे पहले अगर अपन कुछ करते भी हैं तो कल को उसमें वो लोग तो ये कहेंगे, कल को विभाग तो एक जवाब रहेगा विभाग के पास। तो साफ मैं बता देता हूं आपको कि न्यायालय में है मामला, हम कुछ नहीं जानते, इतना ही बात कह के उनकी बात खत्म हो जाएगी। वो लोगों को अगर रियल में हम लोगों को दिमाग लगा के एक अच्छा जो सेनापति होता है वो अपनी सेना को युद्ध जीता भी लाता है और अपनी सेना को खरोंच भी नहीं आने देता, और वो सेनापति कम से कम लड़ाई लड़के और बहुत मजबूती से युद्ध को जीतता है, वही असली सेनापति होता है, वही असली छत्रपति होता है। तो साथियों अपन लोग ऐसे वाले सेनापति बनना चाहते हैं, हमें ऐसा नहीं करना कि 5 तारीख को वहां जाके बैठ जाएं और धारा 144 वहां लागू होती है और हर किसी, क्योंकि अगर मैं नहीं आ पाया उस दिन, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे इकट्ठे हुए 2 बार मेरे को आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि मुझे पता है वहां 144 धारा लागू होती है। किसी भी भाई पे 2 मिनट में अभी नौकरी की जगह पे उस पर मुकदमा लगा के उसको अंदर डाल देंगे। और वहां पे क्योंकि सभी साथियों का आज मेरे पास फोन आया कि भरत जी आप आंदोलन कर रहे हो क्या 5 तारीख को? मैंने कहा साहब 5 तारीख का तो नहीं है, लेकिन 11 तारीख को हमारा हो सकता है, और हम लोग सरकार से वेट कर रहे हैं कि भाई कोई अच्छी पॉजिटिव खबर मिल जाए। तो बोले नहीं कर रहे, तो बोले ना अगर कोई आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। वो धमकाने का काम रहता है पुलिस का, तो प्रशासन का। तो वहां अशोकनगर थाना इंचार्ज साहब का फोन आया था, डिप्टी साहब का भी फोन आया था, और डीसीपी साहब का भी से भी बात हुई थी। उन्होंने बुलाया था मेरे को कि आप 5 को कुछ कर रहे हो। मैंने कहा 5 को कुछ नहीं कर रहा मैं करूंगा तो धमाके के साथ करूंगा और बता के करूंगा, टेंशन मत लो आप। और 11 को तो हो सकता है अपन करें बड़ा। तो साथियों सरकार तक भी ये बात पहुंच जाए, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। और बहुत बड़ा मामला तैयार कर दिया गया है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ईंट से ईंट बजा देंगे। वैसे तो ईंट से ईंट बजाने वाली बात तो दम नहीं लगता, क्योंकि ईंट थोड़ी कच्ची आती है। लट से लट बजा देने वाली बात अच्छी लगती है, और लट से लट बजा देंगे। लेकिन इन सरकारों को झुकाकर सांस लेंगे, और ये भर्ती पूरी कराकर सांस लूंगा। और इसके बाद दूसरी भर्ती हमें करानी है हर हाल में। 3500 की जो भर्ती है उसको 5500 करवाना है, और 3500 वाली भर्ती की विज्ञप्ति 20 अप्रैल से पहले हर हाल में जारी करनी है। तो साथियों एक ही चीज दिल में ठान लो, इसके बाद 80-20 का इशू छेड़ेंगे, दिल्ली चलेंगे, दिल्ली के लिए तैयारी कर लो। और भी बहुत सारे मैटर्स हैं जिनको सोल्व करेंगे मेडिकल विभाग के सभी जो नर्सिंग ट्यूटर, डेंटल वाले, जो अदर जितने भी साथी हैं जो बच गए, जो जिन लोगों को आयुर्वेद वाले साथी हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। और बहुत कुछ हम लोग करेंगे, इस पूरे प्रोफेशन को बदल के छोड़ेंगे। जो एसएफएस सीटों पे लूट मची हुई है सरकार की, जितनी भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, इनकी कॉलेजेस की गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए एसएफएस सीटें हैं उनकी, और उनके साथ लूट मचा रखी है। उन सारी लूट को हम खत्म करेंगे। इनकी जो सरकारी कॉलेज है उसमें सरकारी ही फीस लगेगी, और जिन
कॉलेजों में शोषण होता है, उन कॉलेजों का राउंड अप रहेगा मेरा। मैं चाहता हूं कि उपचुनाव में जितना दबाव बनवा के जो मांगे मैं पूरी करवा सकता हूं वो करवा लूं। अब सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार शुरू है। आज से एक नेताजी का तो चुनाव प्रचार बंद हो गया और अब भरत बेनीवाल का कल से चुनाव प्रचार चालू। और अब मैं बताता हूं कि क्या होता है सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार क्या होता है वो सरकार को पता चल जाएगा, और सरकार को यह पता भी है कि मैं जो चुनाव प्रचार करूंगा वो बहुत खतरनाक होगा और गांव टू गांव राउंड अप होगा। चाहे मेरा कितना भी तेल जल जाए, चाहे मेरा कितना भी डीजल फूक जाए, चाहे मेरे कितने भी कुछ भी हो जाए, भरत बेनीवाल नहीं रुकेगा सरकार से, अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो। क्योंकि मेरा तो काम ही जब चालू होता है, जब सबके काम बंद हो जाते हैं तब भरत बेनीवाल का सिस्टम चालू होता है। और अब भरत बेनीवाल का सिस्टम कल सुबह से चालू है। साथियों कल संडे है और मैं कोचिंगों के राउंड अप पे रहूंगा। कोई साथी मुझसे मिलना चाहे मिल सकता है, और अगर किसी साथी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके मैं माफी चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियोज को शेयर करें, बचाना इस प्रोफेशन को, मेडिकल पूरे प्रोफेशन को, तो साथ दीजिए। अन्यथा किसी को ये लगता है 10-5%, 2-5% लोग होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाने की भी कोशिश करते हैं। भाइयों तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरे कोई दुश्मन नहीं हो, तुम भी मेरे भाई हो। क्यों किसी को बेमतलब में राजनीतिक माहौल बनाते हो? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि जो राजनीति है ना, दो चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स और लीडरशिप। मैं करता हूं लीडरशिप, लोग करते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कुर्सी को हथियाने का एक जरिया है, किसी भी तरह से कुर्सी मिले, ये होती है पॉलिटिक्स। और भरत बेनीवाल करता है लीडरशिप, यानी कि लोगों को, लीडरशिप को कहते हैं लीड करना, नेतृत्व करना, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना। और मैं अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता हूं, वो होती है लीडरशिप और नेतृत्व। वो मैं करता हूं और वो मेरा पैशन है, आप लोगों को पता है। पॉलिटिक्स कभी आज तक की नहीं है, अभी तक किसी पार्टी से जुड़े नहीं है और कभी जुड़ूंगा भी नहीं अभी तक, जब तक मेरा मन ही नहीं मिलता किसी पार्टी से। क्योंकि सब चोर हैं, 99% चोर हैं, 99.99% चोर हैं। इन चोरों से मेरा पटरी नहीं बैठ पाती साथियों। उचित कभी कहीं से चुनाव भी लड़ूंगा तो निर्दलीय लड़ूंगा, जीतूंगा तो भी निर्दलीय जीतूंगा, जब तुम लोग साथ देने नहीं आओगे। मुझे पता है ये बात। मैं सभी साथियों के उस वक्त सबसे ज्यादा आप लोगों के साथ की जरूरत भी पड़ेगी। साथी भी, कई कैंडिडेट भी हम उतारेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन ऊपर वाला करे कि बिना किसी चुनाव लड़े ही हम इस सिस्टम को सुधारें और आंदोलन करें बहुत जोरदार वाले। क्योंकि नाम आपके भाई का इतना है कि उसको टेंशन लेने की इस चीज की जरूरत नहीं है। मंत्री विधायकों से ज्यादा अब भी चलती है और अच्छे से चलती है, ये सबको पता है। जो काम मंत्री विधायक नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं, इतना हिम्मत रखते हैं। सांसद नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। तो साथियों मेरे को ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, सिस्टम की बहुत मजबूत है। हम लोग ईमानदार है, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। आप लोग साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि इन सरकारों को, इन चोरों को, इनको सबको सबक सिखा सके। और 11 तारीख के लिए तैयारी कर ले, 11 या 12 तारीख के लिए प्लीज रिक्वेस्ट है। और अपने फोन नंबर मुझे भेजें, सारे के सारे साथी लोग जो 11 को आने के लिए तैयार है वो सभी अपने फोन नंबर भेजें, जिससे हम लोग मजबूती से इस लड़ाई को लड़ सके। और मैं कह रहा हूं इस बार हमारे लक्ष्मी बाइयों की, मणिकर्णिकाओं की, यानी कि कभी कमी नहीं रहनी चाहिए। हर बार जो साथी लोग हैं वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे ही तैयार क्यों रहते हैं हमेशा, अब की बार लक्ष्मी बाइयों की भी कमी नहीं रहनी चाहिए आंदोलन में। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। तो सारे साथी लोग तैयार रहें। अगर ये भर्ती पूरी नहीं करवाते हैं तो भर्ती हम पूरी करवाएंगे। वो कैसे करवाएंगे वो हम जानते हैं। पहले भी मैंने महापड़ाव डाला था, तो महापड़ाव के 3 दिन महापड़ाव डाला, तीसरे दिन हम लोगों ने रिजल्ट जारी करवा के वहां से उठे थे। और इस बार भी रिजल्ट जारी करवा के उठेंगे। या पूर्णतया लिखित में कोई आश्वासन हो या मजबूत कोई चीज हो तो ही हम वहां से उठेंगे, नहीं तो हम नहीं उठेंगे साथियों। 11 तारीख को हो सकता है महासंग्राम हो जाए, बड़ा कई मुद्दे सोल्व हो जाए, हो सकता है। तो साथियों तैयार रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भरत बेनीवाल फेसबुक पेज भी लाइक करें और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। और जिसको भी जो समस्या हो व्हाट्सएप पे खोल के आजकल देख भी रहे हैं और भेज भी रहे हैं जवाब सभी के। फिर भी कुछ रह जाते हैं तो उनके माफी चाहता हूं साथियों, बहुत ज्यादा आते हैं व्हाट्सएप पे। तो 9309393793 पे व्हाट्सएप करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सारी चीजें शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा साथी, 1000 से ऊपर साथी अभी भी देख रहे हैं, तो सभी साथी शेयर जरूर करें। शेयर का बटन दबाने में टाइम नहीं लगता है साथियों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। आपको इतना ही कह के अंतिम कहना चाहता हूं कि भाई सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए अशोक गहलोत के दम में है। साथियों चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।